लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की लिखी कहानी डॉक्टर साहब की घड़ी। मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। एक अद्भुत घड़ी की चोरी का मनोरंजक किस्सा जिसका चोर एक प्रतिष्ठित सदगृहस्थ था। डॉक्टर वेदी एमडी रियासत के पुराने और प्रख्यात डॉक्टर हैं। अपने गत 50 वर्ष के लंबे जीवन में उन्होंने बड़े बड़े मार्के के इलाज किए हैं। सिर्फ अपनी ही रियासत में नहीं, रियासत से बाहर भी अनेक राज परिवारों में उनकी वैसी ही प्रतिष्ठा और धूमधाम है। उन्होंने बहुत धन कमाया, एक से एक बढ़कर अनूठी चीजें रईसों से इनामों और भेंटों में ली। उनका ड्राइंग रूम उन चीजों से ठसाठस भरा हुआ है। वे फुर्सत के वक्त अक्सर इसी ड्राइंग रूम में बैठकर अपने दोस्तों को उन भेंटों में पाई हुई चीजों के संबंध में एक से एक बढ़कर अद्भुत बातें सुनाया करते हैं। कोई कोई बात तो बड़ी ही सनसनी भरी, आश्चर्यजनक और अत्यंत प्रभावशाली होती है। अब वे प्रैक्टिस नहीं करते। यों कोई पुराना प्रेमी घसीट ले जाए तो बात जुदा है। आने जाने वालों का तो उनके यहाँ तांता ही लगा रहता है, क्योंकि वे मिलनसार, खुशमिजाज, उदार और नेकी कर कुएं में डाल वाली कहावत को चरितार्थ करने वाले पुरुष हैं। उनका लंबा चौड़ा डील डॉल, 13.5 इंच की बड़ी मूछें, मोटी और भरी हुई भौं हैं, तेज नुकीली नाक और मर्मभेदनी दृष्टि असाधारण है। छोटे से बड़े तक उनका रुआब है, पर वे छोटे बड़े सब पर प्रेम भाव रखते हैं। वे वास्तव में एक सहृदय और दयावान पुरुष हैं, भाग्यवान भी कहना चाहिए। उनका जीवन सदा मजे में कटा और अब भी मजे में ही कट रहा है। वे सब प्रकार के शोक, संताप, चिंता और वेदना से मुक्त आनंदी पुरुष की भांति रहते हैं। बूढ़े भी उनके दोस्त हैं और जवान भी, बालक भी दोस्त हैं। अपने पास आते ही वे सबको निर्भय कर देते हैं। ऐसा ही उनका सरल स्वभाव है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि उन्होंने बड़े बड़े मार्के के इलाज किए हैं और बड़े बड़े इनाम, इकराम और भेंटें प्राप्त की हैं। और इनाम और भेंटों की ये सब अनोखी चीजें उनके ड्राइंग रूम में सजी हुई हैं। बड़ी बड़ी शेरों और चीतलों की खालें, मगर के ढांचे, असाधारण लंबे पशुओं के सींग, बहुमूल्य कालीन, अलभ्य कारीगरी की चीजें, दुर्लभ चित्र और भारी भारी मूल्य की रत्नजटित अंगूठियां, पिने और कलमें। परंतु इन सब में अधिक आश्चर्यजनक और बहुमूल्य वस्तु एक घड़ी है। ये घड़ी उन्हें एक इलाज के सिलसिले में नेपाल जाने पर वहां के दरबार से मिली थी। इसका आकार एक बड़े नींबू के समान है और ये नींबू के ही समान गोल है। उसमें कहीं भी घंटे या मिनट की सुई नहीं, न अंक ही अंकित हैं। सारी घड़ी कीमती प्लेटिनम की महीन कारीगरी से कटी बूटियों से परिपूर्ण है और उसमें उज्ज्वल असल ब्राजील के हीरे जड़े हैं। सिर्फ 2 हीरे जो सबसे बड़े हैं और जिनमें एक बहुत हल्की नीली आभा झलकती है, ऐसे मनमोहक और कीमती हैं कि उन्हीं से एक छोटी मोटी रियासत खरीद ली जाती है। उनमें से जो बड़ा और तेजस्वी हीरा है, उस पर उंगली की पोर का एक हल्के से स्पर्श का दबाव पड़ते ही घड़ी अत्यंत मोहक सुरीली तान में घंटा, मिनट, सेकंड सब बजा देती है। उस तान की गूंज समाप्त होते होते ऐसा मालूम देता है मानो अभी अभी यहाँ कोई स्वर्गीय वातावरण छाया रहा हो। दूसरे हीरे को तनिक दबा देने से दिन, तिथि, तारीख, पक्ष, मास, संवत सब ध्वनित हो जाते हैं। यही नहीं, घड़ी में 1000 वर्ष का कैलेंडर भी निहित है। 1000 वर्ष पहले और आगे की चाहे जिस सन का दिन, मास और तारीख आप मालूम कर सकते हैं। ऐसी ही वो आश्चर्यजनक घड़ी है जिसे डॉक्टर साहब अपने प्राणों से भी अधिक प्यार करते हैं। कहते हैं एक बार हुजूर आलीजाह महाराज ने 50,000 रुपये इस घड़ी का डॉक्टर साहब को देना चाहा था। तिस पर डॉक्टर साहब ने घड़ी महाराज के चरणों में डालकर कहा था, अन्नदाता, मेरा तन, मन, धन सब आपका है, फिर घड़ी की क्या औकात है, पर इसे मैं बेच तो सकता ही नहीं। और महाराज हंसते हुए चले गए थे। ये घड़ी स्वीडन के एक नामी कलाकार से नेपाल के लोकविख्यात महाराज चंद्र शमशेर जंग बहादुर ने, जब वे विलायत गए थे, मुंह मांगा दाम देकर खरीदी थी और अपने इकलौते पुत्र के प्राण बचाने पर संतुष्ट होकर उन्होंने वो डॉक्टर को दे डाली थी। वो घड़ी वास्तव में नेपाल के उत्तराधिकारी के प्राणों के मूल्य की थी। कमरे के बीचों बीच बिल्लौर की एक गोल मेज थी। ये मेज ठोस बिल्लौर की थी। उसका ढांचा ही बिल्लौर का था। सर्पाकार एक पाए के ऊपर मेज रखी थी। वो मेज खास इसी मकसद के लिए डॉक्टर साहब ने खास लंदन से खरीदी थी। उस मेज पर इटली की बनी एक अति भव्य मार्वल की स्त्री मूर्ति थी। ये मूर्ति रोमन कला की प्रतिरूप थी, जिसे डॉक्टर साहब ने बड़ी खोज जांच से खरीदकर उसके हाथ में एक चतुर कारीगर से एक स्प्रिंग लगवाया था, जिसकी ऐसी व्यवस्था थी कि घड़ी हमेशा उस पुतली के उसी हाथ में रखी रहती थी।
ठीक समय पर घड़ी के हीरे पर स्प्रिंग का दबाव पड़ता तो घड़ी में ताल स्वर युक्त मधुर संगीत की ध्वनि निकलती। उस समय जैसे वो प्रस्तर मूर्ति ही मुखरित हो उठती थी। मित्रगण घड़ी का ये चमत्कार देख जब आश्चर्य सागर में गोते खाने लगते तो डॉक्टर गर्वोन्नत नेत्रों से कभी घड़ी को और कभी मित्रों को घूर घूर कर मंद मंद मुस्कुराया करते थे। सावन का महीना था, रिमझिम वर्षा हो रही थी, ठंडी हवा बह रही थी, काले काले मेघ आकाश में छा रहे थे, बीच बीच में गंभीर गर्जन हो रहा था। चारों ओर हरियाली अपनी छटा दिखा रही थी। दिन का तीसरा प्रहर था। डॉक्टर साहब अपने 3 घनिष्ठ मित्रों के साथ उसी ड्राइंग रूम में बैठे आनंद से धीरे धीरे वार्तालाप कर रहे थे। उन मित्रों में एक मेजर भार्गव थे, दूसरे दीवान पारख थे और तीसरे एक नवयुवक मिस्टर चक्रवर्ती आईसीएस थे। एकाएक घड़ी में से मधुर गूंज उठी। मित्र मंडली चकित होकर घड़ी की ओर देखने लगी। डॉक्टर साहब आंखें बंद किए सोफे पर ओढ़ कर उस मधुर स्वर लहरी को जैसे कानों से पीने लगे। जब घड़ी का संगीत बंद हुआ तो मिस्टर चक्रवर्ती ने कपाल पर आंखें चढ़ाकर कहा, अद्भुत घड़ी है ये आपकी डॉक्टर साहब। ये तो मानो घड़ी की कुछ तारीफ ही न थी। डॉक्टर ने सिर्फ मुस्कुरा दिया। मेजर साहब ने कहा, अद्भुत? अजी इस घड़ी का तो एक इतिहास है। फिर उन्होंने डॉक्टर की ओर मुंह करके कहा, वो सूबेदार साहब वाली घटना तो इसी घड़ी से संबंध रखती है ना? डॉक्टर साहब जैसे चौंक पड़े। एक वेदना का भाव उनके होठों पर आया और उन्होंने धीमे स्वर से कहा, जी हां, वो दुखदाई घटना इसी घड़ी से संबंध रखती है। मित्रगण चौकन्ने हो गए। मिस्टर चक्रवर्ती बोल उठे, क्या मैं इस घटना का वर्णन सुन सकता हूं? डॉक्टर ने उदास होकर कहा, जाने दीजिए मिस्टर चक्रवर्ती, उस दारुण घटना को भूल जाना ही अच्छा है, खासकर जब उसका संबंध मेरी इस परम प्यारी घड़ी से है। परंतु मिस्टर चक्रवर्ती नहीं माने। उन्होंने कहा, यह तो अत्यंत कौतूहल की बात मालूम होती है। यदि कष्ट न हो तो कृपा कर अवश्य सुनाइए। ये जरूर कोई असाधारण घटना रही होगी, तभी उससे आप ऐसे विचलित हो गए हैं। असाधारण तो है ही। कहकर कुछ देर डॉक्टर चुप रहे। फिर उन्होंने एक एक करके प्रत्येक मित्र के मुख पर दृष्टि डाली। सब कोई सन्नाटा बांधे डॉक्टर के मुंह की ओर देख रहे थे। सबके मुख पर से उनकी दृष्टि हटकर घड़ी पर अटक गई। वे बड़ी देर तक एकटक घड़ी को देखते रहे। फिर एक ठंडी सांस लेकर बोले, आपका ऐसा ही आग्रह है तो सुनिए। धीरे धीरे डॉक्टर ने कहना शुरू किया। 14 साल पुरानी बात है। सूबेदार कर्नल ठाकुर शार्दुल सिंह मेरे बड़े मुरब्बी और पुराने दोस्त थे। वे महाराज के रिश्तेदारों में होते थे। उनका रियासत में बड़ा नाम और दरबार में प्रतिष्ठा थी। उनकी अपनी एक अच्छी जागीर भी थी। वो देखिए, सामने जो लाल हवेली चमक रही है वो उन्हीं की है। बड़े ठाट और रुआब के आदमी थे। अपने ठाकुर पने का उन्हें बड़ा घमंड था। उनके बाप दादों ने मराठों की लड़ाई में कैसी कैसी वीरता दिखाई थी, वे सब बड़ी दिलचस्पी से सुनाया करते थे। वे बहुत कम लोगों से मिलते थे। सिर्फ मुझी पर उनकी भारी कृपा दृष्टि थी। जब भी वे अवकाश पाते आ बैठते थे। बहुधा शिकार को साथ ले जाते थे और हफ्ते में एक बार तो बिना उनके यहाँ भोजन किए जान छूटती ही न थी। उनके परिवार में मैं ही इलाज किया करता था। मैं तो मित्रता का नाता निभाना चाहता था और उनसे कुछ नहीं लेना चाहता था, पर वे बिना दिए कभी न रहते थे। वे हमेशा मुझे अपनी औकात और मेरे मेहनताने से अधिक देते रहे। मेरे ऊपर उन्होंने और भी बहुत एहसान किए थे। यहाँ तक कि रियासत में मेरी नौकरी उन्होंने लगवाई थी और महाराज आलीजाह की कृपा दृष्टि भी उन्हीं की बदौलत मुझ पर थी। एक दिन सदा की भांति वे इसी बैठक खाने में मेरे पास बैठे थे। हम लोग बड़े प्रेम से धीरे धीरे बातें कर रहे थे। वास्तव में बात ये थी कि मैं उनका बहुत अदब करता था। उनका व्यक्तित्व ही ऐसा था। फिर मुझ पर तो उनके बहुत से एहसान थे। एकाएक मुझे जरूरी कॉल आ गई। पहले तो सूबेदार साहब को छोड़कर जाना मुझे नहीं रुचा, परंतु जब उन्होंने कहा कि कोई हर्ज नहीं, आप मरीज को देख आइए, मैं यहाँ बैठा हूं, तब मैंने कहा इसी शर्त पर जा सकता हूं कि आप जाए नहीं। तो उन्होंने हंसकर मंजूर किया और पैर फैलाकर मजे में बैठ गए। मैंने झटपट कपड़े पहने, स्टेथस्कोप हाथ में लिया और रोगी देखने चला गया। रोगी का घर दूर न था। झटपट ही उससे निपटकर चला आया। देखा तो सूबेदार साहब सोफे पर बैठे मजे से ऊँघ रहे हैं। मैंने हंसकर कहा, वाह, आपने तो अच्छी खासी झपकी ले ली। सूबेदार भी हंसने लगे। हम लोग फिर बैठकर गपशप उड़ाने लगे। उसी दिन 5 बजे मुझे महलों में जाना था। एकाएक मुझे ये बात याद हो आई और मैंने अभ्यास के अनुसार मेज पर घड़ी को टटोला।
तब ये बिल्लो और मेज मैंने नहीं खरीदी थी। वो जो ऑफिस टेबल है उसी पर एक जगह ये घड़ी मेरी आंखों के सामने रखी रहती थी, परंतु उस समय जो देखता हूं तो घड़ी का कहीं पता न था। कलेजा धक से हो गया। अपनी बेवकूफी पर पछताने लगा कि इतनी कीमती घड़ी ऐसी आरक्षित जगह रखी ही क्यों। मैं तनिक व्यस्त होकर घड़ी को ढूंढने लगा। मेरी घड़ी कितनी बहुमूल्य है ये तो आप जानते ही हैं। सूबेदार साहब भी घबरा गए। वे भी व्यस्त होकर मेरे साथ घड़ी ढूंढने में लग गए। बीच में भांति भांति के प्रश्न करते जाते थे, परंतु ये निश्चय था कि थोड़ी ही देर पहले जब मैं बाहर गया था घड़ी वहां रखी थी। मैंने उसे भली भांति अपनी आंखों से देखा था। पर यह बात मैं साफ साफ सूबेदार साहब से नहीं कह सकता था, क्योंकि वे तब से अब तक यहीं बैठे थे। कहीं वे ये न समझने लगें कि हम ही पर शक किया जा रहा है। खैर, घड़ी वहां ना थी, वो नहीं मिलनी थी और नहीं मिली। मैं निराश होकर धम्म से सोफे पर बैठ गया। पर ऐसी बहुमूल्य घड़ी गुमा देना और सब्र कर बैठना आसान न था। भांति भांति के कुलावे बांधने लगा। सूबेदार साहब भी पास आ बैठे और आश्चर्य तथा चिंता प्रकट करने लगे। उन्होंने पुलिस में भी खबर करने की सलाह दी, नौकर चाकरों की भी छानबीन की, परंतु मेरा सिर्फ एक ही नौकर था। वो बहुत पुराना और विश्वासी नौकर था। गत 15 वर्षों से वो मेरे पास था। तब से एक बार भी उसने शिकायत का मौका नहीं दिया। फिर इतनी असाधारण चोरी वो करने का साहस कैसे कर सकता था। पर सूबेदार साहब उससे बराबर जिरह कर रहे थे और वो बराबर मेज पर उंगली टेक टेक कर कह रहा था, यहां उसने झाड़ पोंछ कर घड़ी अपने हाथ से सुबह रखी है। मैं आंखें छत पर लगाए सोच रहा था कि घड़ी आखिर गई तो कहाँ गई। एकाएक सूबेदार साहब का हाथ उनकी पगड़ी पर जा पड़ा। उसकी एक लट ढीली सी हो गई थी। वे उसी को शायद ठीक करने लगे थे, परंतु कैसे आश्चर्य की बात है, पगड़ी के छूते ही वही मधुर तान पगड़ी में से निकलने लगी। पहले तो मैं कुछ समझ ही न पाया। नौकर भी हक्का बक्का होकर इधर उधर देखने लगा। सूबेदार साहब के चेहरे पर घबराहट के चिन्ह साफ दिख पड़ने लगे। क्षण भर बाद ही नौकर ने चीते की भांति छलांग मारकर सूबेदार साहब के सिर पर से पगड़ी उतार ली और उससे घड़ी निकालकर हथेली पर रखकर कहा, ये रही हुजूर आपकी घड़ी। अब आप ही इंसाफ कीजिए कि चोर कौन है। उसके चेहरे की नसें उत्साह से उमड़ आई थीं और आंखें आग बरसा रही थीं। वो जैसे सूबेदार साहब को निगल जाने के लिए मेरी आज्ञा मांग रहा था। सब माजरा मैं भी समझ गया। सूबेदार साहब का चेहरा सफेद मिट्टी की तरह माफिक हो गया था और वे मुर्दे की भांति आंखें फाड़ फाड़ कर मेरी तरफ देख रहे थे। कुछ ही क्षणों में मैं स्थिर हो गया। मैंने लपक कर खूंटी से चाबुक उतारा और एकाएक 5-7 नौकर की पीठ पर जमा दिए। घड़ी उसके हाथ से मैंने छीन ली। इसके बाद जितना कुछ स्वर बनाया जा सकता था उतना क्रुद्ध होकर मैंने कहा, सुअर, इतने दिन मेरे पास रहकर तूने अभी ये नहीं सीखा कि बड़े आदमी का अदब कैसे किया जा सकता है? क्या दुनिया में मेरे ही पास घड़ी है? सूबेदार साहब के पास वैसी 25 घड़ी हो सकती है। नौकर गाली और मार खाकर चुपचाप मेरा मुंह ताकता रहा। मेरा ये व्यवहार उसके लिए सर्वथा अतर्कित था। वो एक शब्द भी नहीं बोला। इसके बाद मैं सूबेदार साहब के पास गया। उनका चेहरा सफेद मुर्दे के समान हो रहा था। वे आंखें फाड़ फाड़ कर मेरी ओर ताक रहे थे। मैंने नम्रता से उनसे कहा, सूबेदार साहब, मेरे नौकर ने जो आपके साथ बेअदबी की है वो उसका कसूर नहीं, मेरा है। परंतु पुराने ताल्लुकात और उन कृपाओं का ख्याल करके जो आपने हमेशा मेरे ऊपर की हैं, मैं आपसे क्षमा की आशा करता हूं। ये कहकर मैंने घड़ी उनके हाथ पर रख दी। सूबेदार साहब ने चुपचाप घड़ी ले ली और वे यंत्र चालित से उठकर चुपचाप ही अपने घर को चल दिए। मैं द्वार तक उनके पीछे दौड़ा, परंतु उन्होंने फिर मेरी ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा। मेरा मन कैसा कुछ हो गया था कह नहीं सकता, परंतु मुझे महल अवश्य जाना था और 5 बजने में अब देर नहीं थी। मैंने झटपट कपड़े पहने और घर से निकला। अभी मैंने गाड़ी में पैर ही किया था कि सूबेदार साहब का आदमी हांफता हुआ बदहवास सा आया। उसने कहा, जल्दी चलिए डॉक्टर साहब, सूबेदार साहब ने जहर खा लिया है और हालत बहुत खराब है। मैं घबराकर सीधा उनके घर पहुंचा। एक कोहराम मचा था। भीड़ को पार करके मैं सूबेदार साहब के पलंग के पास गया। अभी वे होश में थे। मुझे देखकर टूटते स्वर में उन्होंने कहा, घड़ी मैंने आपकी चुराई थी डॉक्टर साहब, परंतु जीवन भर में जो कुछ मैंने आपकी भलाई की थी, मेरी इज्जत बचाकर उसका पूरा बदला आपने चुका दिया। लीजिए मेरे हाथ से अपनी घड़ी ले जाइए। अब मैं जिंदा नहीं रह सकता, परंतु आप इस चोर सूबेदार को भूलिएगा नहीं और उसे माफ कर देने की कोशिश कीजिएगा।
सूबेदार साहब की आंखें उल्टी सीधी होने लगी। अब वास्तव में कुछ भी नहीं हो सकता था। मैंने चुपके से घड़ी जेब में डाल ली और सबकी नजर बचाकर आंखें पोंछ ली। कुछ मिनटों में ही सूबेदार ने दम तोड़ा और मैं जैसे तैसे उनके घर वालों को दम दिलासा देकर डॉक्टरी गंभीरता बनाए अपने घर आ गया। डॉक्टर ने एक गहरी सांस ली और एक बार मित्रों की ओर और फिर उस घड़ी की ओर देखा। सभी मित्रों की आंखें गीली थीं और देर तक किसी के मुंह से आवाज नहीं निकली। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की लिखी कहानी डॉक्टर साहब की घड़ी, बेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।